अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त वफाकी हुकूमत जो इत्तेहादी हुकूमत है उसमें अगर हम बात करें तो जो इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके कश्मीर के इंतखाबात के दौरान जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात हैं वो कम नहीं हो सके। कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक अहम वीडियो बयान अपना जारी किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अब वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसके बाद अब नून लीग तो ये समझती है कि 10 अगस्त के बाद पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर हुकूमत के साथ ही होगी, वो कहीं नहीं जा रही। अलबत्ता जो फॉर्म 47 के हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात सामने आए उसके पेश नज़र अगर हम बात करें तो नून लीग ने यह ज़रूर कहा है कि उन्हीं वोटों से सदर जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, गवर्नर्स उनके हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं। उज़मा बुखारी साहिबा के मुताबिक तो पीपल्स पार्टी फिर वहाँ से इस्तीफ़े दिलवाए। अब ऐसी सारी सूरत हाल में अगर अपोजिशन की बात करें, मौलाना फजल रहमान साहब की बात करें तो 5 अगस्त को अपोजिशन का या ख़ास तौर पर PTI का एक जलसा तो होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद ओवरऑल जो जॉइंट अपोजिशन है उनकी स्ट्रेटजी होगी क्या आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सर, आपने देखा कि हुकूमत जब बनी तो उसके बाद एक तो बात ये की गई कि जी पहले मुल्क खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा था, हमने बचा लिया, मईशत को संभाल लिया, लेकिन अब तो कहा जा रहा है कि ये सिस्टम नाकाम हो चुका है। तो अपोजिशन रहनुमा, बाकी रहनुमा भी तो यही कह रहे हैं कि जी हमें तो बताया गया था कि सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। ये कहाँ पर कंट्रोल में है? आप मुल्क की मईशत देख लें, मुल्क के लोगों का हाल देख लें। आज 42% लोग सतह गुर्बत से नीचे हैं। सतह गुर्बत आपने 8,485 रुपये माहाना पे रखा हुआ है जी। पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की खपत कम हो गई है, ये लोग खा कम रहे हैं। 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर है। ये कौन सी मुल्क में खुशहाली है? हर आदमी परेशान है। ठीक है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पिछले 65 साल में सबसे कम तरीन सतह पर है। 1960 के बाद आज इन्वेस्टमेंट मुल्क में सबसे कम तरीन सतह पर है। आपका इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो जो पर कैपिटा है वो सबसे कम है। मतलब आप कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। लेकिन सर, ये जो बिलावल साहब ने कल कहा है कि वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, GB के इंतखाबात के दौरान भी हमने कुछ इस तरह के बयानात देखे थे। आपको सियासी मंजरनामा क्या नज़र आ रहा है सर? देखिए, बिलावल साहब ठीक ही कहते होंगे, उनको बेहतर पता होगा। हाँ। लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि PMLN और पीपल्स पार्टी आपस में एक ही किश्ती में सवार है। PMLN की किश्ती डूबेगी तो पीपल्स पार्टी की भी डूबेगी। तो इसलिए सर, वो तो कहते हैं ना हम कैबिनेट में हैं ना हमारे पास वजारतें हैं, तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हर अमल हुकूमत के हर अमल में शामिल है। जब आप इत्तेमाद का वोट देते हैं तो उस हुकूमत के हर अमल में शामिल होते हैं। ये आप नहीं कह सकते कि मेरा से ताल्लुक़ नहीं है। तो अब जो उनकी अपनी हुकूमत है वो क्या कर रही है? क्या कराची के हालात बेहतर हैं? क्या दही सिंध के हालात बेहतर हैं? क्या वहाँ पर खुशहाली है? पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। ये निज़ाम नाकाम हो गया है। ये जो नकवी साहब कह रहे हैं ये ठीक कह रहे हैं। सिर्फ बस उनका मसला ये है कि हुकूमत का खुद हिस्सा है और जो कुछ नाकामी है उसके हिस्सेदार हैं, उसमें उनका भी हिस्सा है। हाँ। पिछले 5 साल से वो भी इक़्तिदार में है। तो आज कहते हैं ना कि निज़ाम नहीं चल रहा, और पहले हमें कहते थे हाइब्रिड निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है, तो 18 के बाद तो हाइब्रिड ही चल रहा है। अगर वो भी नहीं चला फिर क्या चलेगा? इसलिए आज मुल्क की सोच को सामने रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुल्क कैसे आगे चलेगा। उस पर तमाम जमातें बैठें, फ़ौज भी बैठे, जज भी बैठें, और क्या फ़ैसले करने हैं, क्या ज़रूरत है मुल्क की, इस पर बात करें। कुर्सी को एक तरफ कर दें। ठीक है। ये जो कहते हैं ना हम जो 2024 में हमने ये इकट्ठी हुकूमत, वो हुकूमत नहीं थी, वो कुर्सी की बंदरबांट थी। तुम वज़ीर-ए-आज़म बन जाओ, हम सदर बन जाते हैं, सेनेट हमें दे दो, स्पीकरशिप तुम ले लो, वजारतें तुम ले लो, हमें सूबे में हुकूमत करने दो, पंजाब में हिस्सा दे दो। ये तमाम बातें हैं। नहीं, लेकिन सर अब इतना बड़ा सवाल या निशान कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तो इत्तेहादी भी है और दूसरी तरफ कह रही है कि ये हुकूमत फॉर्म 47 के तहत बनी है। इस बयान के बाद आप समझते हैं कि अखलाकी तौर पर भी पीपल्स पार्टी मज़ीद साथ चल सकती है? यहाँ सियासत में कोई अखलाकी कदरें नहीं है। अखलाकी कदरें होती तो बहुत पहले छोड़ के सब चले गए होते। ये वो हुकूमत है जो फॉर्म 47 की पैदाइश है। ये फॉर्म 47 से बनी है और कोई इसे मुस्तस्ना नहीं है। ना पीपल्स पार्टी खुद आई है, ना मुस्लिम लीग नून खुद आई है। पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 फॉर्म 47 की पैदाइश सिंध के अंदर। फॉर्म 47 के कई
पहलू होते हैं, सिर्फ इलेक्शन के दिन नहीं होता। अच्छा, तो आपकी नज़र में पीपल्स पार्टी को यही ओहदे मिले, सदर, चेयरमैन, सेनेट और गवर्नर्स? जी, इससे और ज़्यादा क्या मिलेगा? वो चाहते तो काबीना में भी ले लेते, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं और मज़े आपके। अब भाई साहब, आपकी नज़र में अगर फॉर्म 47 के तहत पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी, अब खुद पीपल्स पार्टी भी कह रही है, तो आपके नज़दीक यहाँ PTI के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो फॉर्म 47 पे आए हैं। अच्छा जी, यहाँ सब जमातों के लोग हैं जो फॉर्म, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉर्म 47 से आए। सर, PTI का तो अपना नैरेटिव फॉर्म 47 के खिलाफ रहा है। वो लंबी कहानी है, कभी इस पे आप हकीकत होगी। इस मुल्क में अगर आप एक ट्रूथ कमीशन बना दें तो आपको बहुत तल्ख हकाइक या मज़ेदार हकाइक आपको मिलेंगे। तो सर, ये फिर असल मैंडेट किसका था? अगर सारे फॉर्म 47 के तहत हैं तो फिर असल मैंडेट किसका था? असल मैंडेट इस इलेक्शन में PTI को मिला था, उनको नहीं दिया गया, बात ख़त्म हो गई। पिछले इलेक्शन में नून का था 18 में, उसको नहीं दिया गया, PTI को दे दिया गया। ये जब तक आप ये करते रहेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन अवैध साहब, आपने ओवरऑल एक बात की नकवी साहब के बयान के हवाले से, और इससे पहले आपको ख्वाजा आसिफ साहब का बयान याद होगा यकीनन, जैसे आपने जिक्र भी किया कि ये हाइब्रिड निज़ाम तो बहुत अच्छा है, अगर ये पहले होता तो शायद बहुत से मसाइल हल हो चुके होते। आप समझते हैं कि जैसे DG ISPR साहब ने कहा कि ये नकवी साहब का ज़ाती बयान है, आप भी इसको ज़ाती बयान ही समझते हैं? नहीं, देखिए, एक वफाकी वज़ीर हो, वो कहते हैं मैं ज़ाती बयान दे रहा हूँ, हाँ, लेकिन फिर उनकी काबीना में गुंजाइश नहीं रहती। जब अपनी काबीना से आप इख्तलाफ करेंगे, पब्लिकली वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी से इख्तलाफ करेंगे, अपनी हुकूमत को नाकाम कहेंगे, निज़ाम को नाकाम कहेंगे, फिर आप उसका हिस्सा नहीं रह सकते। रहना नहीं चाहिए, रह तो सकते हैं, यहाँ पूछने वाला को है नहीं। तो अब उन्होंने कह दिया, तो अब हुकूमत क्या डिफेंड कर रही है अपने आप को? आज इस मुल्क की अपोजिशन जो है, जो कोई काम नहीं कर रही, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हुकूमत खुद अपोजिशन कर रही है। लेकिन अभाई साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि माजी में मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के बाद उनको वज़ारत से हटा दिया गया था। अभी भी ये कहा जा रहा है कि नवाज़ शरीफ साहब ने पार्टी को रोक दिया कि नकवी साहब को जवाब नहीं देना। तो आपके नज़दीक क्या होना चाहिए था अगर नकवी साहब ने ये बयान दिया है? तो ये वज़ीर-ए-आज़म की स्वाबदीद होती है। अगर एक वज़ीर आपको ये कहे कि ये हुकूमत नाकाम है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है जी, ये निज़ाम तबाह हो गया है, मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत तो कह रही है मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, हमने तो बचा लिया, किस चीज़ से बचाया? जो खुद डिफ़ॉल्ट के धाने पर ले गए थे, वो अलग बात है। तो फिर उस वज़ीर कैसे रह सकता है काबीना में? जब आपसे एक शख्स इख्तलाफ कर रहा है, काबीना में तो रोज़मर्रा का मशवरा होता है, जो हुकूमत चलती है वो काबीना के फ़ैसलों से चलती है। तो अगर एक वज़ीर कहते मैं फ़ैसलों से मुतमईन नहीं हूँ, ये फ़ैसले नाकाम हैं, ये फ़ैसले फ़ेल हो गए, तो फिर अजीब से हालात हैं मुल्क के। तो सर, इस सारी सूरत हाल में मियाँ साहब के हवाले से कहा जाता था कि वो खामोश हैं, या इस तरह के बयानात आपने भी देखे होंगे। लेकिन GB के इंतखाबात थे, मियाँ साहब नज़र आए, कश्मीर के इंतखाबात थे, मियाँ साहब नज़र आए। आप मियाँ साहब को कहाँ खड़े होते हुए देख रहे हैं? ये उनका फ़ैसला है। देखिए, जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी उन पर जाती है, जमात उनकी है। लोग यहाँ शहबाज साहब को नहीं जानते, ये किसी और को नहीं जानते। जो वोटर PMLN को वोट देता है वो मियाँ नवाज शरीफ को जानता है। कितनों ने वोट दिया ये एक अलग बात है, लेकिन आज जो कुछ है इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ साहब की आती है। तो सर, बतौर सीनियर पॉलिटिशियन आप उनकी खामोशी की वजह क्या समझते हैं? क्या उनकी बेटी CM है जैसे कहा जाता है, उस वजह से भी हैं? भाई वज़ीर-ए-आज़म है? देखिए, लीडर हर रोज़ नहीं बोलता, बोलते हैं जो हुकूमत में होते हैं। हाँ, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जवाब दें, लेकिन आखिरकार जिम्मेदारी जो है पॉलिटिकल लीडर की आती है। तो मियाँ साहब को अगर पब्लिकली बोलने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बोलना चाहिए मेरे ख्याल में, तो अगर वो इख्तलाफ करेंगे पब्लिकली अपनी हुकूमतों से तो फिर ज़्यादा मसला बढ़ जाता है। तो अंदर यानी पार्टी के अंदर मशवरे में उनको कम से कम हुकूमतों को मशवरा देना चाहिए कि जिस तरह आप हुकूमत चला रहे हैं ये चलाने का तरीका नहीं है। लेकिन सर, फिर ये जो अब जैसे फॉर्म 47 का आपने जिक्र किया, आप समझते हैं कि नून लीग का ये जो मौक़िफ़ है कि जरदारी साहब भी उन्हीं वोटों से सदर बने हैं, चेयरमैन सेनेट बने हैं, गवर्नर्स हैं, तो वो इस्तीफ़ा दें, आप समझते हैं कि फिर ये मौक़िफ़ उनका भी दुरुस्त है? फिर सारों को देना पड़ेगा। अगर आप इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने जो वोट डाले हैं हाँ, सदर साहब को सदर बनने के लिए वो फॉर्म 47 के वोट हैं, तो फिर सबसे पहले तो आपको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके बाद जरदारी साहब देंगे।
लेकिन सर आपकी अपनी रीडिंग क्या है, आपको क्या मंजरनामा नज़र आ रहा है? आप समेत इस बाकी मुल्क में किसी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया, नहीं इक़्तिदार को कोई नहीं छोड़ा, और ये भी तारीख रही है कि किसी वज़ीर आज़म ने मुद्दत पूरी नहीं की। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात यह है कि वज़ीर आज़म मुद्दत पूरी करे या ना करे, किया उसने क्या है। हाँ, आप 50 साल बैठे रहे, काम ना करें, मुझे मुल्क को तो कुछ ना मिला ना। आप एक दिन भी रहें और मुल्क के काम करते रहें, वो भी बहुत है। तो बात मुद्दत पूरी करने की नहीं है, ठीक है, कोई करे या ना करे। लेकिन सर इस वक्त जैसे आपने मईशत का जिक्र किया, एक फ़ैसला जो हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों का रोज़मर्रा तयन करने का फ़ैसला किया है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? कोई आने वाले दिनों में रिलीफ देख रहे हैं? इससे गलत और गैर माकूल और फूलिश फ़ैसला मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। आपके पास कोई निज़ाम नहीं है जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे तयन कर सके कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल का रेट क्या है। कोई निज़ाम नहीं है। तो इससे किसी को फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा हो सकता है। किसको? जो लोग इक़्तिदार में हैं। मैं आपसे कहूँ कि कल तेल की कीमत नहीं बढ़ेगी या कल कम हो रही है या बढ़ रही है, मैं उसके मुताबिक तेल ख़रीद लूँ, फ़ायदा तो हो गया ना। और ये हुआ, जब जंग हुई पाकिस्तान में, उस दिन 130 अरब रुपए का फ़ायदा पाकिस्तान में हुआ। आपके पास कोई पैमाना नहीं था कीमत बढ़ाने का, आपने कीमत बढ़ा दी। और ये इक़्तिदार में मौजूद लोगों को फ़ायदा हुआ? इक़्तिदार उनको होता, मुझे तो नहीं होता ना। जिसके पास उस दिन तेल था उसका फ़ायदा हो गया। सर तेल होने में फ़र्क है ना, पेट्रोल ओनर्स के पास भी हो सकता है। आप कह रहे हैं कि जो इक़्तिदार में होते हैं उनको फ़ायदा हुआ। जी, तो पेट्रोल ओनर्स जो होते हैं वो आपको पैसा देते हैं फ़ैसला करने का। पाकिस्तान में ये भी होता है। अच्छा जी। तो ये जो मोहसिन नकवी साहब ने सर एक बात की थी कि बिजनेसमैन जो हैं वो भी सियासतदानों को इलेक्शन के दौरान पैसे देते हैं, ये भी होता है? देते होंगे, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए नहीं। ये पहले कबल अज़ वक्त उनको बताना कि भाई पेट्रोल ज़ख़ीरा कर लो, कल कीमत बढ़ रही है। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो अपोजिशन अलायंस की हिकमत अमली है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से मामलात हैं, उस हवाले से हम मज़ीद कुछ अहम सवालात भी अब्बासी साहब के सामने रखते हैं।